नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट नोट्स का टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं और ये जो टॉपिक है इसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो इससे रिलेटेड हम लोग पूरा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या क्या बातें हम लोग को यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहली चीज़ है पावर्टी लाइन। तो पावर्टी लाइन क्या होती है? तो इकोनॉमिक बेंचमार्क है जिससे हम लोग पावर्टी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछा जाए कि इंडिया में जो पावर्टी मेजरमेंट का काम करता है वो कौन सी संस्था करती है, तो आप कहेंगे नीति आयोग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि इंडिया में जो पावर्टी मेजरमेंट होता है वो कौन करता है, नीति आयोग करता है। इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलता है पावर्टी है कि नहीं है? तो सबसे पहला सोशल इंडिकेटर होता है। सोशल इंडिकेटर में एजुकेशन आ सकता है, हेल्थ आ सकती है। ठीक है, जहाँ पर एजुकेशन अच्छी होगी, जहाँ पर हेल्थ अच्छी होगी, उस जगह पे पावर्टी कम होगी या ना के बराबर होगी। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे इकोनॉमिक में आपको इनकम मिल जाएगा, तो इनकम अगर अच्छी होगी तो पावर्टी नहीं होगी। एम्प्लॉयमेंट अगर लोगों के पास होगी, ठीक है, तो भी पावर्टी नहीं होगी। इसके बाद आते हैं कॉजेज ऑफ पावर्टी। तो पावर्टी के कॉजेज क्या क्या हैं? तो जैसे सबसे पहला कॉज दिया इकोनॉमिक कॉज। तो इकोनॉमिक कॉज में से हमने देखा था इनकम हो गया और एम्प्लॉयमेंट हो गई। सोशल कॉज में देखा था एजुकेशन हो गया और हेल्थ हो गया। डेमोग्राफिक क्या है? डेमोग्राफिक का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसी कंट्री जहाँ पर ओल्ड एज पर्सन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वहाँ हो सकता है कि ज़्यादा पावर्टी देखने को मिले क्योंकि वो पैसा अर्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड, जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड वो एज ग्रुप होता है जो 15 से 59 ईयर्स ऑफ एज का होता है, ये वर्किंग पॉपुलेशन होती है। ठीक है, ये कैसी पॉपुलेशन है? वर्किंग पॉपुलेशन है। तो जहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा होता है, मतलब जहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर गरीबी है, कह सकते हैं पावर्टी थोड़ी सी कम होगी। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल विल होती है। ठीक है, पॉलिटिकल विल अगर ठीक है तो ही क्या है कि वो इस तरीके की पॉलिसी बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जिससे गरीबी हट सके, ठीक है, ख़त्म हो सके। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स क्या क्या स्टार्ट हुए हैं आज तक, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे महात्मा गांधी नरेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नरेगा में क्या होता है कि 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगला अगला देखेंगे, इसमें कहा गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये भी ऐसे एक प्रोग्राम है जिससे बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलता है और साथ ही साथ कनेक्टिविटी हो जाती है गाँव के साथ में शहरों की, जिसकी वजह से गाँव का कहीं ना कहीं एक अपलिफ्टमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है। और जब गाँव का डेवलपमेंट होगा तो वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा। NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये 2013 में आया था। ठीक है, 2013 में आया था। तो इसमें क्या है कि अनाज मेनली प्रोवाइड किया जाता है PDS पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको कोटा भी कहते हैं। वहाँ पर अनाज दिया जाता है, गेहूं चावल दिया जाता है और बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे, 1 रुपये 2 रुपये में दिया। इस समय तो वैसे फ्री में ही दिया जा रहा है। इसके बाद है PM आवास योजना। तो आवास योजना क्या है कि फ्री होम प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फ्री होम कह सकते हैं कि जिनके पास लैंड है, ठीक है, जो लैंडलेस है उनको तो बाकायदा प्रॉपर होम दिया जाता है, और जिनके पास लैंड है तो उनको लैंड पे होम बनाने का पैसा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं पावर्टी ट्रेंड्स क्या हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि भारत में जो पावर्टी है वो पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन अभी भी आप अगर देखेंगे रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। रीजनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए बात करी जाए गुजरात की, ठीक है, या महाराष्ट्र की या केरला की, ठीक है, या और कोई स्टेट की, सदर्न स्टेट्स की बात करिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गरीबी थोड़ी सी कम है, पावर्टी थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर आप बात करें बिहार की, ठीक है, आप बात करें मध्य प्रदेश की, आप बात करें उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया आज तक, जिसकी वजह से ये डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है। अगले पे आते हैं। अगला देखिए इंट्रोडक्शन। अभी तक तो हम लोग ने देखा कि क्या क्या चीज़ें देखनी है इस चैप्टर में। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या है इस चैप्टर में, ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे। तो पावर्टी के बारे में सबसे पहले बताया गया पावर्टी क्या होती है। तो पावर्टी एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, वेयर अ पर्सन्स बेसिक नीड। अब जब बेसिक नीड की बात आती है तो बेसिक नीड पर्सन की क्या होती है? किसी भी इंसान की आम ज़रूरत जो है या बेसिक नीड जो होती है वो क्या होती है? वो रोटी, कपड़ा और मकान होती है। तो रोटी मतलब हो गया फूड,
कपड़ा मतलब हो गया क्लॉथिंग, और मकान मतलब हो गया शेल्टर। तो अगर कोई पर्सन रोटी कपड़ा और मकान नहीं कमा पा रहा है या वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या कहेंगे कि ही इज अ बिलो पॉवर्टी लाइन है, या ये कह सकते हैं कि वो पॉवर्टी में जी रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो गरीबी में रह रहा है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर इंडिया। तो अगर भारत के हिसाब से देखें, भारत की क्या, अगर आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री को देखेंगे, ठीक है, कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया हो गई, श्रीलंका हो गई, पाकिस्तान हो गई, नेपाल हो गई, भूटान हो गई, तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर ये जो पावर्टी है बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल एंड हिंडरिंग ओवरऑल डेवलपमेंट। और इसी पावर्टी की वजह से बहुत सारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए लोगों का वो नहीं हो पा रहा है, और बहुत सारे लोगों को ये बहुत दिक्कतें भी दे रहा है, क्योंकि पावर्टी में अगर आप देखेंगे बहुत करोड़ों लोग हैं भारत के जो पावर्टी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। जैसे सबसे पहला जो डेफिनेशन दी गई पावर्टी लाइन की दी गई है। अभी हमने आपको बताया था पावर्टी मेजर कौन करता है इंडिया में, तो नीति आयोग करती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, पावर्टी लाइन है क्या? एन इकोनॉमिक बेंचमार्क यूज्ड टू डिटरमाइन हु इज कंसीडर्ड अ पुअर। अब पावर्टी लाइन कोई लाइन नहीं है, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं एक बेंचमार्क टाइप का है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकें कि पर्सन पुअर है या नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो जरूरी नहीं कि वो पावर्टी में ना हो सकता है उसकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब हो, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा खराब हो। ऐसे भी लोग होते हैं जिनका पैसा तो होता है लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब होती है, हेल्थ खराब होती है, तो उनको भी क्या कहा सकता है, उनको असलियत में अमीर नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर आप एक टर्म देखेंगे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल में मेनली तीन चीज़ें आती हैं, हेल्थ आता है, ठीक है, एजुकेशन आता है, और लिविंग स्टैंडर्ड आता है। तो हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेटेड भी होना चाहिए, और लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छी होनी चाहिए, तब आप मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के बाहर आएंगे। मतलब तब आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप पावर्टी लाइन में नहीं है, पावर्टी में आप नहीं अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इट वेरीज बाय कंट्री एंड इज बेस्ड ऑन इनकम एंड कंजम्पशन लेवल। देखिए यहाँ पर जो पावर्टी लाइन की बात करी गई, तो पावर्टी लाइन जो है वो मेनली दो चीज़ों पे बेस्ड होती है कि पर्सन की इनकम क्या है, आय क्या है, आय का स्रोत क्या है, और साथ ही साथ उसका कंजम्पशन लेवल क्या है। कंजम्पशन लेवल का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है और ये दिन में 1800 कैलोरी जो भी चीज़ें खा रहा है वो 1800 कैलोरी टोटल इनटेक हो रहा है इसका फूड का, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए दूसरा एक पर्सन है, इसके फूड का इंटेक मान लीजिए 100 कैलोरी भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसी को कहेंगे कंजम्पशन लेवल, कि कितना उसने एक तरीके से फूड कंज्यूम किया या एनर्जी कंज्यूम करी, ठीक है ना। तो ये चीज़ कही जाएगी। तो ये दो क्राइटेरिया होते हैं जिससे पॉवर्टी लाइन को इंडिकेट किया जाता है, पहला इनकम होता है और दूसरा क्या होता है, कंजम्पशन लेवल होता है। यहाँ पर दो टाइप की आपको पावर्टी दी गई है, जैसे पहली है एब्सोल्यूट पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी क्या होती है, कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज बिलो अ नेसेसरी लेवल टू मेंटेन बेसिक लेवल स्टैंडर्ड्स। मतलब किसी पर्सन की इतनी हाउस होल्ड इनकम है, इतनी इनकम है कि वो जो बेसिक नीड्स हैं उसके परिवार की, फूड शेल्टर हाउसिंग, इसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एब्सोल्यूट पावर्टी, ठीक है। तो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी वो क्या कर पा रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट पावर्टी। लेकिन रिलेटिव क्या होती है, तो किसी के कंपैरिजन में अगर उसको लगता है कि उसके पास इनकम कम है, ठीक है, तो देख लीजिए अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज सर्टेन परसेंटेज बिलो मीडियन इनकम। जैसे मान लीजिए अगर भारत में कहा जाए कि भारत में 1,00,000 रुपए 100,000, ठीक है, 1,00,000 रुपए मान के चलते हैं कि एक एवरेज इनकम है हर एक पर्सन की पर ईयर। और मान लीजिए अगर कहा जाए कि कोई पर्सन ऐसा है कि वो 50,000 ही कमा रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा रिलेटिव पावर्टी है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसे कहा जाए कि अब ये रिलेटिव एब्सोल्यूट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है कि 20,000 में ही बेसिक नीड्स उसकी साल भर की फुलफिल हो जाती, तो 20,000 से कम होगा तो एब्सोल्यूट पावर्टी में आ जाएगा। लेकिन 1,00,000 से कम अगर है तो वो किस में आ जाएगा, रिलेटिव पावर्टी में आ जाएगा। तो ये हमने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया है जिससे आप एब्सोल्यूट पावर्टी और रिलेटिव पावर्टी में अंतर समझ जाएं। अगले पे आते हैं, मेजर ऑफ पावर्टी। हमने आपको बताया था पावर्टी का मेजरमेंट भारत में कौन करता है, नीति आयोग करता है। फिर बता दे रहे हैं दो तरीके के यहाँ पर क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं, सबसे पहला है इनकम बेस्ड और दूसरा है कंजम्पशन बेस्ड। अभी हमने ये भी आपको बता ही दिया था कि इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से अगर कम है
तो उसको क्या कहा जाएगा, द पर्सन इज इन पॉवर्टी। ठीक है, आइडेंटिफाई पॉवर्टी ऑन द बेस ऑफ हाउस होल्ड इनकम। अब हाउस होल्ड का मतलब एक पर्सन की इनकम नहीं है, उस घर में जितने लोग कमाते हैं पैसा, तो सबकी इनकम जब जुड़ी आती है तो उसको हाउस होल्ड इनकम कहा जाता है। कंजम्पशन बेस्ड अप्रोच क्या होता है कि उसका जो परिवार है, जो पर्सन है, वो कितना कंजम्पशन कर रहा है चीज़ों का। ठीक है, वो क्या यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए उसको फ्रेश वाटर ही नहीं मिल रहा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं मिल रही, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ख़राब है, एजुकेशन भी नहीं है उसके पास में, तो ये सब क्या हो जाएगा, कंजम्पशन बेस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो कंजम्पशन मेनली गुड्स का होता है, तो इसमें गुड्स वाली चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब गुड्स में क्या आ जाएगा, गुड्स में मेनली अगर आप देखेंगे तो ब्रेड आ जाएगा। ठीक है, ब्रेड, चपाती, ठीक है, इसके बाद दाल आ जाएगी, और बहुत सारे मतलब वीट आ जाएगा, फ्लोर, ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी। तो इन सबको जब देखा जाता है तो इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग इसको काउंट करते हैं। तो कितना वो कंज्यूम कर रहा है चीज़ों को, उसके हिसाब से भी हम लोग बताते हैं कि पर्सन पॉवर्टी में है या नहीं है। इंडिकेटर्स पॉवर्टी के क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलता है पॉवर्टी है कि नहीं है। तो पहला सोशल इंडिकेटर, जैसे लिटरेसी लेवल। लिटरेसी लेवल हमने आपको बताया, जिस भी जगह के लिटरेसी लेवल कम होगा वहाँ पे पक्की बात है कि पॉवर्टी जरूर होगी। ठीक है, हेल्थ केयर एक्सेस, अब सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कहीं पर पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी क्यों है, पॉवर्टी होने की वजह से वहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, और अगर वहाँ पर हेल्थ केयर नहीं है, हेल्थ केयर अगर एक्सेस नहीं है, मान लीजिए अस्पताल है ही नहीं, तो जरूरी है, मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि वहाँ पर पॉवर्टी अपने आप से ही जन्म ले लेगी। हाउसिंग कंडीशन अगर पुअर है तो भी पॉवर्टी हो जाएगी। सैनिटेशन पुअर है, बहुत ज़्यादा गंदगी में मान लीजिए लोग रहते हैं तो बीमारियाँ होंगी, फिर वही हेल्थ केयर वाला सिस्टम आ गया तो उस जगह भी पॉवर्टी का देखने को मिलेगा प्रभाव। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में देखेंगे तो क्या क्या है, जैसे इनकम लेवल्स है, अब इनकम कम होगी बहुत तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी में है। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, अब एम्प्लॉयमेंट मान लीजिए किसी पर्सन के पास नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके पॉवर्टी में आ जाएगा। जब तक उसकी सेविंग है तब तक तो काम करेगा, लेकिन जब तक सेविंग उसकी ख़त्म हो जाएगी तो वो अपने आप से बहुत ज़्यादा गरीबी में आ जाएगा, और वो सरकार पे डिपेंडेंट हो जाएगा, सरकार के लिए वो बोझ बन जाएगा। एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, अब फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है, जैसे बैंकिंग जो है ये क्या है, एक फाइनेंशियल सर्विस है। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो दुकान खोलना चाहता है, लेकिन उसको दुकान खोलने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब मान लीजिए फाइनेंशियल सर्विस तक उसका एक्सेस ही नहीं है, कोई बैंक ही उसके घर के पास नहीं है, कोई भी उसको लोन नहीं दे रहा है मुफ्त में, ठीक है, बिना कोलेटरल के मान लीजिए कोई लोन नहीं दे रहा है, तो क्या वो दुकान खोल पाएगा, तो आंसर है नहीं खोल पाएगा। मतलब वो काम नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाती है जिसमें वो कुछ लोगों को, मतलब जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनको फ्री में लोन्स प्रोवाइड करती है, जिससे वो अपना जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड काम कर सके। आपने सुना होगा एक योजना आई थी स्वानिधि। ठीक है, स्वानिधि योजना आई थी, स्वा का SVANIDHI, स्वा, इसमें स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर ऐसे करके है। ठीक है, निधि मतलब वही है, जैसे किसान सम्मान निधि है उसी तरीके की है। यहाँ पर कुछ क्या किया जाता है कि वो लोगों को, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको कुछ लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे वो अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकें, या थोड़ा सा उसको बिजनेस को अपना कर सकें। ठीक है, अब बिजनेस कोई बहुत बड़ा तो होता नहीं, तो इनको लोन भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी इतना दिया जाता है कि वो अपना पालन पोषण आसानी से कर सकते हैं उस दुकान के थ्रू। अगले पे आते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, क्यों होती है पॉवर्टी। देखिए, सब में आपको एक ही जैसी चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पर बोला गया इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज, डेमोग्राफिक कॉज और पॉलिटिकल कॉज। तो इकोनॉमिक कॉजेज में क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है। लो वेजेस, आप ये भी समझेंगे कि जैसे अगर देखा जाए जो मजदूर होते हैं, जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग ना बोले इसको, लेबर क्लास है, तो लेबर क्लास की जो तनख्वाह है वो क्या है, मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, उसकी सैलरी क्या है, बहुत ही कम है। सैलरी क्या है, डेली वेजेस पे वो रहता है, बीमार पड़ गया तो उसको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ही उसका पुअर जो लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता है वो इसी वजह से हो सकता है, क्योंकि उसकी जो वेजेस है वही बहुत कम है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, अब महंगाई ज़्यादा होगी तो इंसान जो है वो अपनी बेसिक नीड्स कहाँ फुलफिल कर पाएगा, और नहीं फुलफिल कर पाएगा तो फिर से पॉवर्टी में आ जाएगा। अगले पे आते हैं सोशल फैक्टर्स क्या है, तो सोशल फैक्टर्स में से एजुकेशन है। अब अगर पर्सन एजुकेटेड नहीं होगा तो कुछ कर नहीं पाएगा अच्छा काम, और काम अच्छा नहीं कर पाएगा तो फिर से पॉवर्टी में आ जाएगा। हेल्थ भी उसी तरीके से है, कास्ट भी है, और कहीं ना कहीं जेंडर भी है। अब यहाँ पर जेंडर में अगर आप देखेंगे तो भारत में अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल में,
भी डिस्टिंक्शन है। सेम काम अगर दोनों लोग कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है, तो सेम काम के लिए हो सकता है मेल को ज़्यादा पैसा मिले और फीमेल को कम पैसा मिले, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी का एक कारण बन जाता है। कास्ट में भी बहुत बड़ी दिक्कत है। आप अगर देखेंगे जो बहुत सारे एससी, बहुत सारे एसटी, ठीक है, और भी बहुत सारे मतलब ऐसी कास्ट हैं, ऐसे डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है, ठीक है। और मेनली है क्या कि उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम्स किस तरीके की है, वो एजुकेशन की है, वो हेल्थ की है, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी भी उसकी रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सोशल फैक्टर में इंक्लूड होगा। डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या है, तो डेमोग्राफिक फैक्टर में ये है कि किसी भी देश की पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है, ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है कि यंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, कैसी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस पर भी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे भारत की बात करी जाए तो भारत में पॉपुलेशन जो है यंग पीपल की तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यंग एज पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो यंग एज पॉपुलेशन है वो अनस्किल्ड है, ठीक है, अनस्किल्ड है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अनस्किल्ड मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसने बीटेक किया, ठीक है, लेकिन उसको अगर एक छोटी सी मशीन भी दे दी जाए तो उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, इसमें उस पर्सन की गलती नहीं जिसने बीटेक किया, हमारे करिकुलम की, हमारे कोर्स की कुछ गलती ऐसी है कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दी ही नहीं जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर उसी जगह पे मान लीजिए कोई पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही है, तो वो स्किल आ जाती है और वो आसानी से जॉब पा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसा नहीं कि बुरी चीज़ है, चाइना में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ऐसी दिक्कतें देखने को नहीं मिलती है चाइना में, भारत में देखने को मिलती है। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब यही हुआ कि हमारा जो जितने भी ओल्ड एज लोग हैं उनकी पॉपुलेशन का किस तरीके से हमारे पास है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं घर में, ठीक है, और 100 लोग में से कह दिया जाए 80 लोग ऐसे हैं जो ओल्ड हैं बहुत ज़्यादा, वो कमा नहीं सकते, तो कितने कमाएंगे, केवल 20 ही कमाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा हो गया। लेकिन मान लीजिए इसी का उल्टा होता कि 20 लोग ऐसे होते, ठीक है, जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती, वो पैसा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन 80 लोग ऐसे होते जिनकी जो यंग एज के होते पैसा कमा सकते हैं, तो उस जगह का डिपेंडेंसी रेशियो कम होता और वो जगह जो होती आसानी से डेवलप कर जाती, वहाँ पॉवर्टी ना होती। पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या आएंगे, तो गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नेंस का मतलब ये है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट कुछ इस तरीके का होना चाहिए, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, वो अकाउंटेबल होना चाहिए, जिससे जो भी स्कीम्स आ रही हैं सरकार के थ्रू वो गरीबों तक अच्छे से पहुंच सके। करप्शन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पॉलिसी फ्रेमवर्क भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पॉवर्टी होती है। अगले पे आते हैं, पॉवर्टी इन इंडिया की बात यहाँ पर करी जा रही। देखिए अभी तक हमने जो भी बातें करी हैं ज़्यादातर इंडिया के ही कॉन्टेक्स्ट में करी हैं, लेकिन फिर भी एक टॉपिक छोटा सा दिया उसको भी देख लेते हैं। डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो भारत में अगर देखा जाए इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई है, लेकिन फिर भी पॉवर्टी आज भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इशू भारत के लिए है, ठीक है। और मेनली अगर आप देखेंगे तो पॉवर्टी अगर देखने को मिलती है ज़्यादा कहाँ देखने मिलती है, रूरल एरियाज़ में। क्यों? क्योंकि ना कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, ना कोई यहाँ पर सर्विस सेक्टर डेवलप हो पाया, केवल क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, और एग्रीकल्चर में तो पता ही होगा सबको कितना प्रॉफिट होता है। इस वजह से, और वो भी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है मॉडर्न टाइप का नहीं है, वो ट्रेडिशनल पुराने जमाने वाले एग्रीकल्चर आज भी चल रहा है। रूरल पॉवर्टी सिग्निफिकेंटली हायर देन अर्बन पॉवर्टी, वही हमने आपको बताया। अब यहाँ पर भी देखिए जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में मेनली एससीज आते हैं, एसटीज आते हैं, तो ये अभी भी ज़्यादा इफेक्टेड देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको गवर्नमेंट मेजर्स दिए गए हैं जिससे पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात करी जा रही है। देखिए एलिविएट का मतलब होता है पॉवर्टी को कम करना, इसीलिए अब जो टर्म यूज़ होता है वो होता है इरेडिकेट पॉवर्टी, ठीक है। इरेडिकेट पॉवर्टी अब यूज़ होता है, पहले एलिविएट होता था, ठीक है, कि लोगों को धीरे धीरे करके पॉवर्टी से ऊपर लेके आना, होता है पॉवर्टी ख़त्म ही कर देना जड़ से, ठीक है, कि आने वाले लोगों में भी पॉवर्टी ना रहे। तो जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देती है, और ये कहाँ दिया था है, रूरल हाउस होल्ड में, ठीक है। यहाँ कुछ ये नहीं देखा था कि एससी है, एसटी है, जनरल है, ओबीसी है, सबको दिया जाता है। अगर मान लीजिए वो गरीब है तो सबको ये सुविधा प्रोवाइड करी जाती है, बाकायदा जॉब कार्ड बनता है और फिर उनको 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट दी जाती है।
इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ग्राम सड़क नाम से पता चल रहा है, ग्राम मतलब होता है गांव, सड़क मतलब होता है रोड्स, ठीक है। तो गांव में रोड बनेगी तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली रोड्स डेवलप होंगी तो क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और कनेक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है, आसानी से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन जब होगा तो आसानी से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती हैं, और जब चीज़ें पहुंच जाएंगी तो गुड्स एंड सर्विसेज भी पहुंच जाएंगे, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, विकास जो होगा गांव का स्टार्ट हो जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन अभी हमने आपको बताया था, पुअर फैमिलीज जो होती हैं उनको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है इसमें। इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। अब आवास योजना में क्या है कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करी जाती है, किसको, अर्बन पुअर को। अब यहाँ पर अगर देखेंगे दो तरीके के होते हैं, एक रूरल होता है तो वहाँ पर रूरल में जो लोग रहते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं उनको प्रोवाइड किया था, और अर्बन भी होता है जहाँ पर शहरों में जो लोग नहीं रह पा रहे हैं, मतलब अपने प्रॉपर घरों में, तो उनको प्रॉपर हाउसिंग जो है, अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या किए गए हैं, जैसे लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म आपको पता ही होगा। एलपीजी रिफॉर्म एक ऐसा रिफॉर्म था जो 1991 में आया था। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, 1991 से पहले क्या था कि भारत में जो कंपनीज होती थी वो सरकारी होती थी, गवर्नमेंट की कंपनी ज़्यादातर होती थी। प्राइवेट जो ओनरशिप होती थी कंपनीज की वो बहुत कम होती थी। अब जब गवर्नमेंट की कंपनीज होंगी तो गवर्नमेंट क्या क्या काम करेगी, कंपनी चलाएगी कि सरकार चलाएगी या देश चलाएगी, तो इस वजह से गवर्नमेंट कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती थी। तो 1991 में मनमोहन सिंह उसमें फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आया, मतलब अब प्राइवेट कंपनीज भारत में आ सकती हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकती हैं। अब जब ये सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, एमएनसीज आ जाएंगी भारत में, तो क्या होगा, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगी, यहाँ सर्विसेज देना स्टार्ट करेंगी, तो किसको देंगी, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हीं को तो देंगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा और जो गरीबी थी, पावर्टी थी, धीरे धीरे करके कम होने लग गई, ठीक है। इसके बाद सोशल वेलफेयर स्कीम में अगर आप देखेंगे तो मिड डे मील स्कीम है, सर्व शिक्षा अभियान है। मिड डे मील आपको पता ही होगा, जो बच्चे सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको क्या दिया जाता है, खाना दिया जाता है, दोपहर का लंच दिया जाता है। और इससे दो चीज़ें होती हैं, पहला तो यह है कि न्यूट्रिशन भी बना रहेगा बच्चों का, और दूसरा जो स्कूल में इनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ जाएगा, अटेंडेंस बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाने आसानी से किए जा सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान भी कुछ इसी तरीके का है कि सभी लोग को शिक्षित बनाने की बात ये करता है। आगे आते हैं, पावर्टी ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, डेटा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो पावर्टी का डेटा आता है वो एनएसएसओ से मिलता है, ठीक है। तो पहला एनएसएसओ हो गया, और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो होता है, ठीक है। इन दोनों से हम लोग को ज़्यादा पता चल पाता है कि पावर्टी किस लेवल तक अभी भारत में पहुंची है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए पावर्टी को मेजर कौन करता है भारत में, तो आप एनएसएसओ नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, नीति आयोग लगाएंगे, ये बात याद रखिएगा। डिक्लाइन इन पावर्टी रेट्स, ठीक है, मतलब पावर्टी रेट में अगर देखा जाए तो डिक्लाइन तो देखा गया है, लेकिन सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज रिमेन अक्रॉस स्टेट्स एंड रीजन। तो अभी हमने आपको बताया था कि बहुत सारी डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। डिस्पैरिटी किस तरीके से, जैसे मान लीजिए गुजरात है एक तरफ और एक तरफ बिहार है, ठीक है। अब गुजरात में अच्छा खासा ग्रोथ हुई है, अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, लेकिन बिहार में अगर आप देखेंगे पावर्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, मेनली लेबर क्लास है, और वो कहाँ जा रहा है, गुजरात जा रहा है काम करने के लिए। और गुजरात में क्या है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग यहीं सेटअप कर दी गई है। इन्वायरमेंट कुछ इस तरीके का दिया गया है कि यहाँ पर स्टार्टअप ज़्यादा डेवलप हो पाते हैं। बिहार में सब होने ही नहीं दिया गया, यहाँ पर एग्रीकल्चर पे मेनली फोकस किया गया, ना मैन्युफैक्चरिंग हुई, ना सर्विस सेक्टर पे ध्यान दिया गया। कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल चीज़ें थी वो भी बहुत ही ख़राब रहीं, जिसकी वजह से बिहार आज भी उसी तरीके का ही रह गया है। हालांकि बहुत सारे चेंजेस लगातार देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटी फिर भी देखने को मिल रही है। कंक्लूजन देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का। तो एड्रेसिंग पावर्टी रिक्वायर्स, अब देखिए अगर पावर्टी को ख़त्म करना है तो केवल एक कोई उसका उपाय नहीं है, उसको कई तरीकों से देखना पड़ेगा। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी, सोशल जस्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, गुड गवर्नेंस की भी ज़रूरत है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि सरकार को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी, ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेंगी, सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, लोगों को स्किल करना पड़ेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये सब किस में आ जाएगा, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सबको देनी पड़ेगी, जिसमें मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सोशल जस्टिस में अगर देखा जाए तो सोशल जस्टिस में भी यही सेम चीज़ है कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स जो हमारे पास हैं उस पे कुछ ही लोगों का अगर देखा जाए तो प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। वो पूरे भारत की चीज़ है, तो भारत में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए नेचुरल रिसोर्स का, ठीक है। जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके साथ भी कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनको अलग नहीं रखना चाहिए सोसाइटी से। इसी को सोशल जस्टिस में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि सरकार अगर कोई भी काम कर रही है, कोई मान लीजिए सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो सब्सिडी कहाँ पहुँचे? तो डायरेक्ट खाते में पहुँचे। ऐसा ना हो कि पहले सब्सिडी ऊपर से नीचे पहुँची, 100 रुपये यहाँ से निकला था, नीचे वाले दफ्तर में पहुँचते पहुँचते 50 हो गया, फिर अगले में आते आते 20 हो गया, जब तक उस मतलब इंसान तक पहुंचा तो 10 ही रुपये पहुंचा। तो 100 रुपये भेजे गए, 10 पहुंचे, तो क्या हो गया? 90 बीच में गायब हो गए। तो ये क्या? ये बैड गवर्नेंस है। लेकिन अगर मान लीजिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो 100 रुपये ट्रांसफर होगा और 100 रुपये डायरेक्ट अकाउंट में पर्सन के पहुंच जाएगा। तो ये क्या है? एक तरीके से ई गवर्नेंस है, जो कि गुड गवर्नेंस लेके आता है। गुड गवर्नेंस में और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन उतना हम लोग को डीप में नहीं जाना है। फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए, इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव ग्रोथ में कौन आएगा? तो जैसे मेन का तो हो ही रहा है, वुमेन का भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट अच्छे से होना चाहिए। एससी हो गए, एसटी हो गए, ठीक है, ओबीसीज हो गए, और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हो गई, मेनली ट्रांसजेंडर्स अगर हो गए, तो इन सब का भी डेवलपमेंट सुनिश्चित कराने की जरूरत भारत सरकार को है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग पॉवर्टी को सोसाइटी से क्या कर सकते हैं? ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर था जो हम लोग ने डिस्कस किया। जो भी आपने स्लाइड में देखा होगा बहुत ही कम था, इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन हमने किया है बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें बता दी हैं, जिससे आप किसी भी आंसर को, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी के जो भी हमारे पास नोट्स हैं और एमसीक्यूज़ हैं वो प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।